अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जयंत। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। ये बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम लोग भूल नहीं सकते किस तरह से लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया था। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और इसलिए मैं ये वादा करना चाहता हूं मेरठ की इस क्रांति की धरती में, आज मैं यहां इस पंचायत में कहना चाहता हूं, हम और अखिलेश जी साथ चल रहे हैं। हमारे गठबंधन का ऐलान आज इसी मंच से हो गया। ये डबल इंजन की सरकार हम देंगे, लोकदल का कार्यकर्ता देगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता देगा। दोस्तों नमस्कार। ये शोर, ये हंगामा, ये नजारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान महेंद्र सिंह टिकैत से भी रही है, यानी किसानों के आंदोलन से भी रही है, अतीत में भी और वर्तमान में भी। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान राजनीतिक तौर पर गठबंधन को साधते हुए जाट और मुसलमानों की एकजुटता के साथ भी रही है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के साथ भी रही है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने दंगों के घाव को भी देखा है, लेकिन जो शोर और हंगामा है उसमें युवा भी है, बुजुर्ग भी है, उसमें दलितों की मौजूदगी भी है, जाट की मौजूदगी भी है और मुसलमानों की मौजूदगी भी है। तो क्या यहां से शंखनाद हो चला है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सत्ता परिवर्तन की दिशा को कोई अगर दिखाएगा तो वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिखलाएगा, क्योंकि 136 सीटें इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों से आती है। पिछली बार 136 में से 109 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी। एक लिहाज से कहिए तो सारे समीकरण जो भी विपक्ष के रहे, जो भी मंडल के दौर से निकले, जो भी किसानों के बीच से निकले, सब कुछ धराशायी हो गया। और योगी मुख्यमंत्री बनकर जब यहां पर आ गए और उसके बाद की परिस्थितियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सवालों को जन्म दिया है। सबको पता है कि गन्ना किसानों की जो भरपाई होनी चाहिए वह आज तक नहीं हो पाई है और इंटरेस्ट या कहें कर्ज दोनों बढ़ता चला जा रहा है और यह लगभग 15,000 करोड़ तक पहुंच गया है। सबको पता है इस वक्त किसान आंदोलन समूचे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, लेकिन उसकी एक नब्ज अगर पंजाब और हरियाणा है तो दूसरी नब्ज पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है। हर किसी को पता है इस दौर में किसानों की मुश्किल, उनकी मुफलिसी। हर किसी को पता है इस दौर में महंगाई का आलम। सबको पता है कि मौजूदा वक्त में राजनीति आमने सामने खड़े होकर दो दो हाथ करने की परिस्थिति में चाहे पॉलिटिकल पार्टीज ना आ पा रही हो, लेकिन जनता तैयार है। और शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिस सीट को इस रैली के लिए चुना गया वह भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों के नेता यानी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की एक मंच पर मौजूदगी के लिए यह वह सीट है जो पिछली बार समाजवादी पार्टी हार गई थी। यहां से बीजेपी के नेता जीते थे। यह सिवालखस की सीट है, डाबुआ में रैली है। बीजेपी के जितेंद्र पाल सिंह यहां से जीते थे 11,000 वोट से और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद को हराया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इस दौर में मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ आकर इस रैली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जाएगा, जिनकी तादाद एक लिहाज से सबसे ज्यादा है। सवाल यह है क्या वाकई दलित समुदाय जो दूसरे नंबर पर आता है संख्या के लिहाज से, क्या वह भीम आर्मी के जरिए या चंद्रशेखर के जरिए अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के साथ उसका भी बनता है तो क्या वो सब मायावती का साथ छोड़कर इनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे और गठबंधन के ये तेवर उस परिस्थिति को धो डालेंगे जो मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद हिंदू मुस्लिम की एक मोटी लकीर इस पूरे इलाके में खींच गई थी। सवाल यह भी है, यह पहला मौका है जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं है। इससे पहले वो हर चुनाव में सक्रिय रहे और मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव बने तो उनके ऊपर मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक सक्रियता का हाथ था। और जयंत चौधरी भी अपने तौर पर चाहे विरासत चौधरी चरण सिंह की लेते आए हैं, लेकिन यह पहला चुनाव है जब अजीत सिंह भी नहीं है। यानी दो युवा इस वक्त मैदान में हैं और रैली के भीतर का शोर और गूंजते नारे, लाल और हरी टोपी
इन सब के बीच नारों की गूंज का एहसास सिर्फ युवा शब्दों से निकल रहा है या बुजुर्गों के भीतर की उस दुख बेचैनी से निकल रहा है जो किसानों की मुफलसी के साथ जुड़ा हुआ है? ये सारे सवाल हैं। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुनादी का मतलब क्या वाकई समूचे उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर देना है? यकीनन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई बिगुल जीत का बच जाए तो यकीन जानिए समूचे उत्तर प्रदेश पर उसका असर पड़ता है। और जयंत चौधरी और अखिलेश का साथ आना क्या वाकई मायावती के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगाएगा? और खासतौर से 2017 में जितनी बड़ी तादाद में बीजेपी के पास वोट आते चले गए, वह भी इस 16 जिलों का असर बहुत ज्यादा रहा। क्या वहां पर भी और उस वोट बैंक में भी, चाहे वो ओबीसी का वोट बैंक हो, जातियों के लिहाज से समझिए, या दलित वोट बैंक हो, या फिर मुस्लिमों का वोट हो, क्या वो वाकई बिखरते हुए इन तक पहुंच पाएगा? यह सवाल इसलिए है कि इन 16 जिलों में अगर आप ध्यान दीजिए तो मेरठ की 7 में से सिर्फ 1 सीट पर ही बीजेपी नहीं जीती थी, वहां समाजवादी पार्टी जीती थी। ध्यान दीजिए तो बागपत की सिर्फ 1 सीट पर आरएलडी जीती थी, बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी जीती थी और आरएलडी का वो शख्स बाद में बीजेपी में ही शामिल हो गया। ध्यान दीजिए तो सहारनपुर की 3 सीटें बीजेपी ने खोई थी, जिसमें से 1 पर अगर समाजवादी पार्टी जीती थी तो 2 कांग्रेस जीती थी। मुरादाबाद की 6 में से 4 सीटें खोई थी बीजेपी ने, उसमें से 4 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। जो खास तौर से अमरोहा का इलाका है, वहां सिर्फ 1 सीट बीजेपी ने खोई थी, उस 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। फिरोजाबाद में 1 सीट बीजेपी ने खोई थी, वह भी समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यानी ध्यान देने की स्थिति है, जिन 27 सीटों पर विपक्ष जीती 2017 में, वहां पर 27 में से 21 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी। सवाल यह है, क्या वाकई जयंत चौधरी यानी आरएलडी का वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो स्थितियां इस 136 सीटों की पूरी तरीके से बदल जाएगी? सवाल यह है, क्या वाकई जाट और मुसलमान तमाम 8 बरस पहले, उस वक्त अखिलेश यादव की ही सत्ता थी। अखिलेश यादव की सत्ता के वक्त ही मुजफ्फरनगर के दंगों को इस पूरे इलाके ने देखा था और उसके घाव को कैसे उभारा जाए, इसका प्रयास लगातार हो रहा है। चाहे राज्य के मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचते हो तो उस दर्द को कुरेदते हो, बताते हो इन इलाकों से अब पलायन रुक गया है, अब यहां पर दर्द, यहां पर डर और भय नहीं है, इन बातों का जिक्र होता है। यानी वह कुरेदना चाहते हैं, यानी बीजेपी अपने तौर पर उभारना चाहती है मुजफ्फरनगर के दंगों को। सवाल यह है, क्या उस दंगे से आगे इस वक्त का युवा निकल चुका है, जिसकी सबसे बड़ी तादाद वोटरों के तौर पर इस इलाके में है? क्योंकि जो भीड़ दिखाई दी मेरठ के, जिस ग्राउंड पे भीड़ दिखाई दी और जिस सीट को पिछली बार बीजेपी ने जीता था, क्या उसमें भी कहीं इस बात का शगुन यहां से निकला है कि भाईचारा जिंदाबाद का नारा लग रहा है? या फिर जो पहली फोटो पिछली बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की एक साथ आई थी, तो उसमें बढ़ते कदम शब्द ही लिखा था जयंत चौधरी ने, और अखिलेश यादव ने लिखा था जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर, और यह परिवर्तन रैली के तौर पर देखा जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों को जब आप मिलाएंगे तो हमें लगता है आज इन दोनों नेताओं के कुछ अतीत के पन्नों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि जिस इलाके में रैली हुई और जिस इलाके से मुनादी होनी है, वहां पर मुस्लिमों की तादाद सबसे ज्यादा 27 से 30% के बीच है, दलितों की संख्या 20 से 25% के बीच है। यानी ये दोनों गठबंधन बड़ा मायने रखता है। और मायावती का वोट बैंक अपना कभी भी डिगता नहीं है, चाहे अखिलेश की सरकार आए, चाहे योगी की सरकार आए, चाहे उनकी खुद की सरकार क्यों ना आए। बहुत ज्यादा वोट बैंक दाएं बाएं नहीं होता है मायावती का। उसमें सेंध भीम आर्मी कितना लगा पाएगी, यह भी अपने आप में इन 16 जिलों को लेकर एक सवाल है। यहां पर जाट की तादाद लगभग 12 से 17% के बीच बताई जाती है। गुज्जरों की तादाद 4% बताई जाती है। जो नॉन जाट ओबीसी है उसमें गुज्जर 4% है, सैनी 4% है, कश्यप 3% है, पाल 2% है। यानी इस पूरे इलाके में गठबंधन की राजनीति से जीत मिल सकती है, यह मंत्र पहले इससे अजीत सिंह ना समझ पाए, लेकिन जयंत चौधरी समझ गए। यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप आरएलडी के पन्नों को खोलिएगा तो आरएलडी के पन्नों को पूरे उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर खोलना शुरू कीजिएगा और चले जाइए उस दौर में जब मायावती की सत्ता 2007 में आई थी, उस समय आरएलडी
अजीत सिंह संभाले हुए थे और वो 254 सीटों पर चुनाव 2007 में लड़ी थी, सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली। 222 पे जमानत जब्त हो गई। जो वोट मिले थे वो तकरीबन 19,29,29 के लगभग वोट थे। 2012 में आई है, आरएलडी को लगभग 46, वो वहां पर गठबंधन करती है 2012 में, और उसको 46 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है और 9 सीटों पर जीत मिलती है। 20 सीटों पर जमानत जब्त होती है, वोट लेकिन कम होता है, 19 लाख से घटकर वो 17.5 लाख आता है। 2017 में 217 सीटों पर अपने बूते खड़े होने की मंशा अजीत सिंह पालते हैं, ये कहते हुए यह मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन सिर्फ जीत 1 सीट पर मिलती है, वह भी जीत उन्हें नहीं मिलती है, जबकि बहुत भावुक तौर पर उन्होंने कहा था यह मेरा आखिरी चुनाव है। बागपत से चुनाव लड़ रहे थे, उनको जीत नहीं मिली। 1 सीट पर जीत, 266 सीटों पर जमानत जब्त, वोट तकरीबन 2 लाख फिर कम हुआ, 15.5 लाख वोट मिले थे आरएलडी को। यह आरएलडी की स्थिति है। लेकिन इसके ठीक समानांतर अगर इस राज्य के भीतर में समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे तो 2007 में उसको, जिस समय मायावती की सरकार आई थी, 393 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद उनको 97 सीट मिली थी। 70 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, लेकिन वोट जो मिला था वो तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख था। 2012 में ये वोट 2 करोड़ 20 लाख हो गया। एक लिहाज से समझिए उस समय 2012 में अखिलेश यादव की सत्ता आ गई, गठबंधन की राजनीति में आरएलडी उनके साथ। अब 400 उस समय साथ इस रूप में नहीं थी कि वह उनके साथ वोट शेयरिंग हो जाए, बाद में स्थितियां कुछ बनाई गई, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश यादव अपने बूते 224 सीटें जीत गए। उनके वोट की तादाद 2 करोड़ 20 लाख पहुंची। लेकिन जिस वक्त योगी सरकार आती है 2017 में, पिछली बार, उस समय उनके वोट लगभग 40 लाख कम हो जाते हैं और वो लगभग 1,30,00,000 का ये कम हो जाते हैं, 1 करोड़ 90 लाख पर आते हैं। यानी 2 करोड़ 20 लाख से घटकर 1 करोड़ 90 लाख पर आ जाते हैं और सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिलती है। 311 सीटों पर वह अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, गठबंधन की राजनीति कर रहे थे। लेकिन इस पूरे इलाके में गठबंधन की सियासत का असर और पूरे राज्य में किसी पर नहीं पड़ता है तो वो मायावती है। उनकी भी धार को समझना होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों की तादाद 20 से 25% है और दलितों की परिस्थिति मायावती के साथ जुड़ी हुई है। यह इसलिए नहीं डिगाया जा सकता है क्योंकि 2007 में जब 206 सीट मायावती को मिली थी तो उनके वोट जो थे वह तकरीबन 1.5 करोड़ थे। 2012 में जब अखिलेश यादव को सत्ता मिल गई तो भी मायावती के वोट बैंक में इजाफा ही हुआ, वो तकरीबन 1 करोड़ 96 लाख हो गए। वोट बढ़ा था उनका उस तुलना में, जिस रेशियो में वोट बढ़ते हैं इस 5 बरस के भीतर में। और 2017 में जब योगी की सरकार बनी तब भी उनका वोट बैंक 1 करोड़ 92 लाख था। हालांकि सीट उन्हें सिर्फ 19 मिली। आज की तारीख में वह 19 में से भी सभी या तो समाजवादी पार्टी में चलेगा या कुछ बीजेपी में चलेगा, छोड़कर चलेगा। ये फिलहाल मायावती का हाथ खाली है, लेकिन वोट बैंक उनके पास खड़ा है, लेकिन वह गठबंधन की दिशा में जा नहीं रही है। ये एक दूर की गोटी है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस और मायावती मिलेंगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए अभी भी लगभग 2 महीने का वक्त पड़ा हुआ है। अब अगला सवाल सबसे बड़ा जो निकल कर आता है, क्या वाकई बीजेपी को मात देने के लिए यह गठबंधन तैयार है? क्योंकि बीजेपी की अपनी स्थिति जब तक मोदी का आगमन नहीं हुआ था 2014 में चुनावी जीत के बाद, उससे पहले की परिस्थिति में बीजेपी कहीं भी प्लेयर के तौर पर आपको उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आती। जब मायावती की सरकार बनी थी उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ 88-79 लाख ही वोट मिले थे। जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उस समय लगभग 1 करोड़ 13 लाख वोट मिले। लेकिन जब 2014 के बाद 2017, योगी तो चेहरा नहीं थे, अपने तौर पर जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा और चेहरा नरेंद्र मोदी का ही था, उस वक्त इनको तकरीबन 3 करोड़ 44 लाख वोट मिल गए। क्या इस वक्त उनका वोट दोबारा 2012 या 2007 की परिस्थिति में बीजेपी का आ जाएगा? जो हवा बन रही है और जो दिखाई दे रहा है उसमें योगी के लिए मुश्किल होती चली जा रही है, क्योंकि लोगों के भीतर का गुस्सा और लोग ये जब समझने लगते हैं कि इस बीजेपी को हरा रहे हैं तो वह पूरा विपक्ष जिस शोर शराबे में खो जाता है, वह नजारा आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस रैली में दिखाई दे रहा होगा। तो क्या वाकई यहां से मुनादी हो गई या फिर कांग्रेस और बीएसपी
किसी के वोट काटेगी या किसी को बांटेगी तो फिर विपक्ष का समूह एकजुट नजर नहीं आएगा। लेकिन यहां पर एक चीज समझने की जरूरत जरूर होनी चाहिए। पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर में या तो बीजेपी है या बीजेपी नहीं है। इस परिस्थिति में इस चुनाव को कौन ले जा पाएगा? और क्या कोई ये मानकर चल रहा है, जैसे अखिलेश कहते हैं हम 401 सीट जीत रहे हैं, जैसे ही वो कहते हैं 401 सीट जीत रहे हैं, वैसे ही बीजेपी शोर मचाती है। याद कीजिए उस दौर को, याद कीजिए दंगों को, याद कीजिए गुंडागर्दी को, याद कीजिए लूटपाट और दबंगई को, याद कीजिए। इन बातों का जिक्र होता है, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन सवाल पहली बार यह है, क्या ऐसी परिस्थिति बन रही है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर घाव अभी भी भरे नहीं हैं। जाट और मुसलमानों के बीच दूरियां अभी भी है। इन दूरियों को क्या ये दोनों नेता पाट पाएंगे, जिनकी अपनी पहचान राजनीतिक तौर पर अभी तक विरासत के साथ चलते हुए थी? जब हम आरएलडी का जिक्र कर रहे थे तो इसमें हमको लगा जयंत चौधरी का जिक्र इसलिए करना चाहिए क्योंकि जयंत चौधरी पहली बार बतौर चौधरी जयंत के तौर पर अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं। और आरएलडी की स्थिति में जयंत चौधरी 2009 में चुनाव जीते थे लोकसभा का मथुरा से। मथुरा एक ऐसी जगह है, जब वो 2009 में चुनाव जीते थे तो कहा गया था कि 1984 में चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी जब चुनाव हारी थी और 2004 में जब अजीत सिंह की बहन जानकी ज्ञानवती देवी वह भी चुनाव हारी थी, तो उसका बदला अपने तौर पर लिया है, क्योंकि उनको हराने वाले दोनों वक्त में उस समय कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने उन दोनों को हराया। तो ऐसे में जयंत चौधरी ने अपने तौर पर जीत हासिल की। सवाल सबसे बड़ा यही है कि 2009 के बाद क्यों जयंत चुनाव नहीं जीत पाए? क्योंकि 2009 के बाद 2014 में हेमा मालिनी ने उन्हें हराया और हेमा मालिनी के जो वोट थे वो तकरीबन दुगने थे, दुगने से भी ज्यादा थे। जयंत चौधरी को मथुरा में जो वोट मिले थे वह 2,43,00,000 वोट मिले थे और हेमा मालिनी को 5,74,000 वोट मिले थे। यानी एक तरफ 53%, दूसरी तरफ 22%। उसके बाद ध्यान दीजिए, जयंत चौधरी उस सीट से हटते हैं और बागपत चले जाते हैं, जो कि उनकी पारंपरिक सीट थी। 2019 में वह उस सीट पर चले जाते हैं। 2019 से पहले 2014 में उस सीट पर अजीत सिंह जब आखिरी चुनाव का ऐलान कर रहे थे तो वहां पर उनको तीसरे नंबर पर आना पड़ा था। सतपाल सिंह जो बीजेपी के थे, मोदी की हवा थी और तकरीबन 4,23,000 वोट उन्हें मिले। अजीत सिंह भावुक ऐलान के बावजूद भी, आखिरी चुनाव चहने के बाद भी उनको तकरीबन 2 लाख भी वोट नहीं मिल पाए। 1,99,000 वोट उनको मिले थे। लेकिन 2019 में कहा जा रहा था कि अब पारंपरिक सीट, पारंपरिक हम इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह यहां पर 1977 में जीते, 1980 में जीते, 1984 में जीते। उसके बाद अजीत सिंह आ गए, वो 89 में जीते, 91 में जीते, 96 में जीते, 97 में जीते, 99 में जीते, 2004 में जीते, 2009 में जीते, 2014 में हार गए। तो 2019 में जब सामने जयंत चौधरी आए तो उनको वोट और बहुत, सत्यपाल सिंह को उन्होंने लगभग कांटे की टक्कर दी, लेकिन हार गए। 48% वोट यानी तकरीबन 5 लाख वोट मिले और दूसरी तरफ 5,25,000 वोट सत्यपाल सिंह को मिल गए। वह किसी तरह जीत गए। तो क्या एक दूरी तय की जयंत चौधरी ने अपने आप को संघर्ष करते हुए, बताने की कोई जिस सीट से उनके अपने पिता हार गए थे उसमें कड़ी टक्कर देकर सिर्फ 23,000 वोटों से हारे। एक तरफ यह है, दूसरी तरफ बड़ा उज्जवल अतीत है अखिलेश यादव का। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव एक लिहाज से कभी भी हारे नहीं है। अखिलेश यादव की अपनी पहचान जो रही है, अगर उन पन्नों को आप पलटना शुरू कीजिएगा तो सन 2000 में चले जाइए। अखिलेश यादव वहां पर बाई इलेक्शन में जीते थे। 2000 में उन्होंने बीएसपी के कैंडिडेट को हराया, 2004 में फिर बीएसपी के कैंडिडेट को हराया, 2009 में फिर बीएसपी के कैंडिडेट को हराया, 2014 में उस सीट को, 2009 के बाद 2012 में वह सीट को छोड़ देते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2014 में उनकी पत्नी उसी सीट से आती है, कन्नौज से, वह जीतती है। लेकिन 2019 में वहां पर सुब्रत पाठक बीजेपी के उनको हरा डालते हैं, यानी डिंपल यादव वहां हार जाती है। वह चेंज जब सीट करते हैं तो वह चले जाते हैं किस सीट पर? आजमगढ़। आजमगढ़ की पहचान अपने तौर पर, जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो यह भी समझिए कि आजमगढ़ की सीट इससे पहले मुलायम सिंह यादव 2014 में जीते थे और 2019 उन्होंने विरासत के तौर पर अखिलेश को दिया।
अखिलेश 2019 में जीतते हैं और बड़ी मार्जिन से जीते हैं। एक फिल्मी कलाकार या सिनेमाई निरहुआ को उतारा जाता है बीजेपी की तरफ से, दुगने वोट मिल जाते हैं अखिलेश यादव को। आजमगढ़ से मुलायम भी जीतते हैं, लेकिन वह उतनी टक्कर, इतनी मजबूती के साथ जीत उनकी नहीं होती है जो अखिलेश की होती है। अखिलेश का अतीत चुनावी जीत के साथ जुड़ा है। जयंत चौधरी चुनाव जीत नहीं पाए हैं। अखिलेश यादव के कंधे पर अब समूची समाजवादी पार्टी के संगठन को संभालना और पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार करना है। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए गठबंधन में जाना उनकी जरूरत भी है और मजबूरी भी है। सवाल यह है कि वोट ट्रांसफर कितना कैसे होगा, क्योंकि जब हम आंकड़ों के लिहाज से समझे तो मुस्लिम, दलित, जाट, क्या ये वोट आपस में ट्रांसफर होते हैं? एक तरफ जाट है और दूसरी तरफ मुस्लिम है, क्या ये वोट वाकई ट्रांसफर होंगे? क्योंकि इन दोनों के वोट बैंक को अगर जोड़िएगा तो ये दोनों मिलकर लगभग 40% हो जाते हैं। लेकिन क्या वोट ट्रांसफर होंगे? कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही कि हमारे वोट चले जाते हैं समाजवादी पार्टी के पास, समाजवादी पार्टी के वोट हमारे तक नहीं आ पाते हैं। इन आरोपों को वो लगातार लगाती रही। लेकिन जो सवाल अब सबसे बड़ा हो चला है इन 136 सीटों को लेकर, और जो यहां के पूरे इलाके हैं, उसमें हाथरस, मथुरा, शाहजहांपुर, हापुड़, शामली, रामपुर, बिजनौर, संभल, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत और मेरठ में ही ये आज की रैली थी। और जिस रैली को जिस जगह पर चुना गया वहां से परिवर्तन रैली ही नाम दिया गया। और इन जगहों का प्रचार कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों का असर खास तौर से 71 विधानसभा सीटों पर हुआ था। उसमें से 51 सीटें बीजेपी, 51 सीटें बीजेपी जीत गई थी मुजफ्फरनगर दंगों की छांव तले। और इसको अखिलेश यादव उस वक्त नहीं समझ पाए, इसको उस वक्त आरएलडी नहीं समझ पाई। लेकिन जब 71 में से 51 सीटें वो जीत गए इस प्रभावित इलाके में से, तब इन्हें समझ में आया कि दरअसल बांटना नहीं, जोड़ना है, भाईचारा का नारा लगाना है। शायद इसीलिए आगे बढ़ते हुए कदम में भाईचारा शब्द को जोड़ा गया। अब जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा हो चला है, क्या इस इलाके के किसान पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के साथ खड़े होंगे? क्या इस इलाके के सारे मुसलमान उस जाट के साथ गठबंधन भी करेंगे और जाट भी अपने तौर पर गठबंधन के साथ यादवों के साथ समीकरण बैठाएगा पूरे राज्य में? और वोट ट्रांसफर की परिस्थितियां क्या तय हो जाएंगी? अगर ध्यान दें तो बीजेपी ने जिस एकला चलो का रास्ता अपनाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर यहां पर उसे कोई सहयोगी नहीं चाहिए, यहां पर उसको दंगे की छांव चाहिए, दंगे की एक आहट चाहिए, दंगे का एहसास और दंगे के घाव का एक कहीं ना कहीं उभार चाहिए जिसमें हर शब्द जुड़ा हो, जो जाति छोड़कर हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियों में लाकर बांट दे। क्योंकि जैसे ही ये लकीर खिंचती है वैसे ही जाति शब्द खत्म हो जाता है, हिंदू मुस्लिम शब्द का उभार हो जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में योगी सरकार का सबसे बड़ा संकट है कि चीजें गवर्नेंस के साथ जुड़ रही हैं। चाहे अयोध्या से लेकर मथुरा की आवाज को बुलंद करने की कोशिश लगातार की जा रही है कि मथुरा भी अयोध्या की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल पैदा कर दे, लेकिन दूसरी तरफ जातीय समीकरण के साथ किसानों के मुद्दे और साथ ही गवर्नेंस की परिस्थितियों को भी पैदा करने की सोच लगातार डेवलप की जा रही है। 3 सवाल आखिर में। पहला सवाल, अगर किसान एक साथ एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता है, बीजेपी का बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा। अगर जाट, यादव, मुसलमान इन तीनों का समावेश इस इलाके में वोट ट्रांसफर के साथ हो गया तो भी बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता है। और जो 109 सीटों पर जीत मिली थी वह खिसकते खिसकते लगभग 22 से 23 सीटों पर आकर सिमट जाएगी, जो 136 सीटों का आंकड़ा है। और आखिरी सवाल यह है कि एक तरफ मायावती का वोट बैंक, दूसरी तरफ कांग्रेस का अपना संगठन का विस्तार करना, और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी, आरएलडी और छोटे पॉलिटिकल पार्टी को लेकर वो जिस गठबंधन को बना रहे हैं, इन तीनों को लेकर क्या वाकई वोटर अलग अलग दृष्टि से देखेगा या वो मानकर चलेगा कि इस बार बीजेपी हां या बीजेपी ना? अगर इस स्थिति में ऊपर खड़ा हो चला है, जो शायद आज की रैली के शोर हंगामे के बीच और भीड़ में लहराते हुए लाल और हरे टोपी और झंडे के साथ, युवा और बुजुर्गों की मौजूदगी के साथ,
जाट और मुसलमानों की उपस्थिति के साथ इस 30 बीघा के मैदान में जो शोर दिखाई दिया, वो शोर का अंदेशा पूरब तक पहुंचेगा। उसी पूरब तक जहां आज प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी मौजूद थे, जिन्होंने 2 दावे बड़े किए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा और एक एम्स का दावा। संयोग से अगली बार जुड़ेंगे तो उसका सच भी आपको बता देंगे, क्योंकि उस दावे में कितने छेद हैं ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, फिर भी बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।